नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी दिख रहे एक्टिव, मगर मंत्रियों की दूरी, अधिकारियों की हिला हवाली पर मुख्यमंत्री की नजर। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज, जोशीमठ हाईवे पर दरारें एक चुनौती, मगर पुलिस प्रशासन ने बनाया नया प्लान। क्षतिग्रस्त मार्ग पर कम दबाव के लिए हेलिंग से गुजरेंगे वाहन। देहरादून नगर निगम अभी भी टैक्स वसूली के लक्ष्य से पीछे, सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों का बकाया बाकी। निगम ने भेजे नोटिस, 31 मार्च तक का दिया समय। और उत्तराखंड एसटीएफ ने किया सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 3 आरोपी पुलिस हिरासत में, फर्जी वेबसाइट चलाकर बेरोजगार युवाओं को बना रहे थे शिकार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते हैं चौपाल कार्यक्रम की। चौपाल कार्यक्रम जिसके जरिए सरकार जनता के द्वार पहुंच रही है। इस कार्यक्रम की वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर जिले में एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीएम धामी अपने स्तर पर जनता की समस्याओं का निस्तारण भी कर रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में बैठे कई मंत्री और अधिकारी चौपाल कार्यक्रम से कोसों दूर हैं। और मंत्रियों और अधिकारियों की इस हिला हवाली पर मुख्यमंत्री की भी नजर है। ये रिपोर्ट देखिए। चौपाल कार्यक्रम के जरिए सरकार जनता के द्वार पहुंचकर लोगों की समस्याओं को दूर करने के साथ ही राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस कार्यक्रम के जरिए जनता और सरकार के बीच संवाद भी हो रहा है, मगर जनता से संवाद सिर्फ मुख्यमंत्री धामी कर रहे हैं। राज्य के कई मंत्री और अधिकारी चौपाल कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि चौपाल कार्यक्रम को भाजपा हाईकमान ने शुरू किया, बावजूद इसके इस आदेश को मंत्री अमल में लाने से गुरेज कर रहे हैं। यही हाल शासन में बैठे अधिकारियों का भी है। सीएम धामी ने कई अधिकारियों को जिले का प्रभारी बनाया ताकि वे जनता के बीच जाकर लोगों की समस्याओं का हल निकाल सके, मगर जिला प्रभारी अधिकारी की कार्यशैली से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीएम के निर्देश पर अधिकारियों की कोई तवज्जो नहीं। ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों को जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। वहीं चौपाल कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहा क्रियान्वयन विभाग क्या सफाई पेश कर रहा है, चलिए ये भी सुन लीजिए। मैं माननीय मंत्रीगणों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश थे कि जो उनको जनपद आवंटित हैं, प्रभार जिनका दिया गया है, उनमें प्रत्येक माह में कम से कम एक ब्लॉक में, एक गांव में चौपाल लगाई जाए। और माननीय मंत्रीगणों ने जाना प्रारंभ कर दिया है। कुछ माननीय मंत्रियों की तो रिपोर्ट भी हमारे पास आ चुकी है, और उसी तरह से प्रभारी सचिवों में भी कुछ प्रभारी सचिवों ने जाना प्रारंभ कर दिया है। और मुझे आशा है कि अगले माह हमारे पास सभी लोगों की रिपोर्ट इसमें आ जाएगी। क्रियान्वयन विभाग ने जो कहा वो आपने सुना। वहीं सरकार में मौजूद मंत्री कह रहे हैं कि जो निर्देश संगठन और सीएम की ओर से मिलते हैं उनका पालन किया जाता है, मगर उन निर्देशों का पालन होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्रियों के बचाव में आगे आकर कहा कि मंत्री जिलों में रात्रि प्रवास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। देखिए भाई, आप सब लोग जानते हैं कि मंत्रियों के जो कार्यक्रम आते हैं, मैं एवरेज 25 दिन जो है पूरे प्रदेश में जाता हूँ। और मेरे पास जो 2 जिले हैं, चमोली जिला और अल्मोड़ा जिला, जो हमको मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश हैं, जो एज ए प्रभारी मंत्री के नाते हमको वहाँ रात्रि विश्राम करना है, चौपाल लगानी है, तो हम जाते भी हैं। हर महीने जाते हैं। हर महीने जो है जनता दर्शन का कार्यक्रम भी रखते हैं। लोगों के यहाँ जो उनकी समस्या है उनको भी सुनते हैं। हमारे मंत्रीगण प्रत्येक जनपदों में जा रहे हैं, जनता से मिल भी रहे हैं। पार्टी द्वारा भी उनके कार्यक्रम निर्धारित किए गए, रात्रि प्रवास भी हुआ है, वहाँ रुके हैं। और जहाँ कार्यकर्ताओं के भिन्न जो नीचे से समस्याएं निकल कर आती हैं उसके समाधान के लिए प्रयत्नशील भी हैं। और मैं कह सकता हूँ भविष्य सत्र के विधानसभा सत्र के बाद फिर हमारा दूसरा चरण इसका प्रारंभ होगा। और आप देखेंगे कि लंबे समय तक मुख्यमंत्री ने पहल कर दी। अभी लोकसभा के दृष्टिकोण से विधायकों से चर्चा हो गई है, तो विषय क्षेत्रीय आते हैं, उनके समाधान का विषय उसमें रहता है। इसके साथ साथ भविष्य के अंदर हमारे सारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे विधायक, ये सब जनता के बीच में रहने वाला।
जहां सरकार और संगठन के नुमाइंदे कह रहे हैं कि मंत्री और अधिकारी जनता के द्वार पहुंच रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं, तो फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी को ये कहने की क्यों नौबत आई कि अधिकारी और मंत्री जिलों में चौपाल लगाएं। इससे तो ये लग रहा है कि मंत्री अक्खड़ और बहरे अधिकारी, ऐसे में क्या करे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अभी हम लोगों ने ये 25 दिसंबर से ये चौपाल का कार्यक्रम और ग्राम सभा स्तर पर जाकर संवाद के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग अब ठीक से इसकी रूपरेखा बना रहा है। सचिवगण भी और माननीय मंत्रीगण भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और माननीय सांसदों से भी हमने अनुरोध किया है कि वह भी जो हमारे संगठन की योजना है उस योजना के अनुरूप अपना समय देकर सभी लोग जाएंगे और मिलजुल कर सभी संवाद करके लोगों के बीच में से जो सुझाव आएंगे और जिन पर काम करना है, जहां पर ज़रूरत है, उस ज़रूरत के अनुरूप सबकी बातें जब आ जाएंगी तो उस पर काम होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां जिलों में जाकर रात्रि प्रवास कर चौपाल कार्यक्रम लगाकर आम जनता की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं, तो वहीं धामी सरकार के कई कैबिनेट मंत्री और कई ऐसे अधिकारी जिन्हों जिलों का प्रभारी बनाया गया है, वो प्रवास कार्यक्रम आयोजित न कर जनता की समस्याओं को निस्तारण करने को लेकर गंभीर नहीं है। भाजपा हाईकमान के द्वारा भी जहां कैबिनेट मंत्रियों को जिलों में जाकर चौपाल कार्यक्रम लगाने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अधिकारियों और मंत्रियों को ये निर्देश दे रहे हैं। हालांकि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा क्रियान्वयन विभाग का भी गठन कर दिया गया है, जो मंत्रियों और अधिकारियों के प्रवास और चौपाल कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेगा। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री लगातार जिस तरीके से अब अधिकारियों और मंत्रियों को भी जो है वो फील्ड में जाकर आम जनता की समस्याएं निस्तारण करने को लेकर निर्देश दे रहे हैं, क्या कुछ उसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन नरेश सिरोला के साथ मनीष जंगवाल, टाइम टीवी न्यूज, देहरादून। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई है। जी हां, कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि रविवार को कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा का एग्जाम हुआ और उसके बाद अब ये बड़ी खबर आ रही है कि प्रदेश में कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में आरोप लग रहे हैं। जानकारी है कि आज प्रदेश भर में कनिष्ठ सहायक भर्ती की परीक्षा हुई। लोक सेवा आयोग द्वारा ये परीक्षा कराई गई। 412 केंद्रों पर ये परीक्षा हुई। जी हां, 412 केंद्रों पर भर्ती परीक्षा हुई। कनिष्ठ सहायक के 445 पदों पर ये भर्ती परीक्षा थी। परीक्षा केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा भी देखने को मिली थी। उसके बाद अब गड़बड़ी के इस परीक्षा में आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा के बाद भी गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, मगर परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जो खुलासा हुआ है वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में बॉबी पवार ने धांधली का आरोप लगाया है। बॉबी पवार ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। परीक्षा के प्रश्न पत्रों पर गड़बड़ी का आरोप है। जानकारी है कि प्रश्न पत्रों की सील के साथ छेड़खानी की गई है। बॉबी पवार, जो कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। प्रश्न पत्रों पर सील के साथ छेड़खानी के साथ ही आयोग के पदाधिकारियों के इस्तीफे की भी मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों की मिली भगत के चलते जो ये प्रश्न पत्र हैं उनके साथ छेड़खानी हुई है। आपको बता दें कि आज ही यानी रविवार को कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा हुई। लोक सेवा आयोग ने ये भर्ती परीक्षा कराई। 412 केंद्रों पर भर्ती परीक्षा हुई। उसके बावजूद भी 445 पदों पे भर्ती परीक्षा के बाद अब बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा पर आरोप लगाया। ये आरोप गड़बड़ी को लेकर लगाया गया। आज जो परीक्षा हुई है, आज लाखों बच्चों ने उत्तराखंड के इतिहास में आज कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा दी है, उसके संबंध में मैं आप सभी लोगों से वार्ता करना चाहूंगा। इस उत्तराखंड में जो परीक्षाओं में जो धांधली चल रही है, वो जो पूरा चैन था, जो एक रैकेट था, उसका भंडाफोड़ अभी अच्छे से नहीं हुआ। हम कह रहे थे कि आयोग को एक बार आयोग के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनकी अच्छे से जांच हो जाए। हम कह रहे थे कि जो राज्य की जो जांच एजेंसियां हैं, उनसे हटाकर जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दे। हम इसलिए कह रहे थे कि क्या अगर एसटीएफ एसआईटी जांच करती है, और अगर एसटीएफ और एसआईटी में तो उन्हीं के डिपार्टमेंट, जो पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग हैं, अगर कभी
बड़े अधिकारी कोई सम्मिलित है, अगर उनसे बड़े अधिकारी पुलिस विभाग के कोई सम्मिलित हैं, तो क्या उन पर एसटीएफ एसआईटी हाथ डाल पाएगी? कभी नहीं। जो बड़ी परीक्षाएं हैं, पीसीएस और एई जैसी परीक्षाएं, उन पर जो बाहरी जो प्रदेश के लोग हैं, जिन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने पेपर खरीदने के लिए जो धन दिया है, क्या एसआईटी और एसटीएफ उन पे हाथ डाल पा रही है? नहीं डाल पा रही है। इसलिए ये जरूरी था कि सीबीआई हो और पूरे आयोग की सीबीआई हो, वहाँ अध्यक्ष से लेकर सचिव से लेकर वहाँ जितना स्टाफ है सबकी सीबीआई जांच हो। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो जो सील के मामले हैं, कई सेंटरों पे कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर पेपरों में सील नहीं थी। कई जगहों पर सेम पटवारी वाला मामला सामने आया है जहां पर सील तो थी, परंतु जो पहली 2 सील पेपर में लगाई गई थी वो दोनों सीलें टूटी हुई थी, उसके ऊपर एक्स्ट्रा 2 सीलें लगाई गई थी, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास ये भी है। अगर आप जूम करके दिखाओगे तो इसके अंदर एक दूसरी सील लगी हुई थी जो तोड़ी गई थी, बाद में अलग अलग थी। अब सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, भारत के इतिहास में जो पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, आयोग के जो पदाधिकारी हैं उन्हें चुपचाप अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो एक भी परीक्षा को पारदर्शी रूप से संपन्न करवाने में नाकामयाब है। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए डेड बॉडी न मिलने की दिक्कत आने वाले समय में दूर हो सकेगी। इसके लिए सरकार लावारिस शवों को लेकर नियमावली बनाने की जा रही है। दरअसल उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों के प्रैक्टिकल के लिए लावारिस शवों का प्रयोग में लाया जा सकेगा, जिससे स्टूडेंट को बेहतर अनुभव मिलेगा। पुलिस और गृह मंत्रालय के साथ में इसको लेकर जल्द एक बैठक होगी, जिसमें लावारिस शवों के लिए नियमावली बनाए जाने पर विचार होगा। देखिए, अभी हमारे राज्य में 7 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं और 3 नए मेडिकल कॉलेज और बन रहे हैं। 10 से 12 जो बच्चे एमबीबीएस के करते हैं, उनके प्रैक्टिकल के लिए ये होता है कि उनको एक डेड बॉडी की जरूरत पड़ती है। और आपने देखा होगा कि हमारे राज्य में ये बड़ी दिक्कतें थी, और जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो हमने एक देहदान एक अभियान चलाया, तो 5 डेड बॉडी हमको जो है मेडिकल कॉलेजों के लिए मिली है। देखिए, अभी हमारे राज्य में 7 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं और 3 नए मेडिकल कॉलेज और बन रहे हैं। 10 से 12 जो बच्चे एमबीबीएस के करते हैं, उनके प्रैक्टिकल के लिए ये होता है कि उनको एक डेड बॉडी की जरूरत पड़ती है। और आपने देखा होगा कि हमारे राज्य में ये बड़ी दिक्कतें थी, और जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो हमने एक देहदान एक अभियान चलाया, तो 5 डेड बॉडी हमको जो है मेडिकल कॉलेजों के लिए मिली है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का भले ही राज्य सरकार ने दर्जा दे दिया हो, लेकिन आज भी गैरसैंण बदहाली का रोना रोने को मजबूर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक बार फिर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार 6 महीने भी गैरसैंण में अधिकारियों को नहीं टिका पाई। ऐसे में गैरसैंण के नाम पर बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार के दावे खोखले ही साबित हो रहे हैं। किसी मंत्री की ड्यूटी नहीं लगी कि वो वहां झंडारोहण करे। जब मैंने और मेरे साथियों ने इसका प्रबल विरोध किया, उसके बाद आनंद फानंद में वहां सत्र बुलाया गया है। मेरा ये मानना है कि जब तक वहां चीफ सेक्रेटरी नहीं बैठते, जब तक वहां मुख्यमंत्री नहीं बैठते, मंत्रिमंडल नहीं बैठता, जब तक वहां अधिकारी कर्मचारी नहीं बैठते और वहां से सरकार नहीं चलती 6 महीने के, तब तक ग्रीष्मकालीन राजधानी कहना बेमानी है। ये उन लोगों का अपमान है जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में शहादत दी। सरकारी नौकरी में उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कैबिनेट में भी आंदोलनकारियों को दिए जाने वाले 10% आरक्षण का प्रस्ताव गायब रहा, जिस पर सीएम धामी ने अधिकारियों की फटकार लगाई। इस मामले पर सीएम धामी की नाराजगी के बाद भी सियासत शवाब पर है। बीजेपी नेता का कहना है कि सरकार अपने कार्यकाल में आरक्षण को लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, मगर कांग्रेस कह रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कैबिनेट में आरक्षण का प्रस्ताव छूट गया। कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया।
सुबोध उनियाल जी, सौरभ बहुगुणा जी, चंदन रामदास जी और एक और इनकी सदस्यों की एक कमेटी बनी जिसके चेयरमैन सुबोध उनियाल जी थे। और उनियाल जी की इस कमेटी ने प्रबल संस्तुति के साथ अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट सरकार को प्रेषित कर दी और कहा कि पुनः विधेयक राजभवन भेजा जाए। 37 आरक्षण हो, गन्ना किसानों का पूर्व का भुगतान हो, समर्थन मूल्य का मामला हो, ये सब कुछ सरकार की नॉलेज में होता है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री चाह लें और उसका प्रस्ताव ना है। अगले महीने से प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार तैयारियों में भी जुटी हुई है। तो वहीं जोशीमठ में हाईवे पर दरार होने के कारण चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मिलकर दरारों की समस्या को दूर करने के लिए फैसला लिया है कि जोशीमठ पर वाहनों का दबाव कम किया जाएगा। हेलिंग से कुछ दूरी पर एक एक कर वाहनों को गुजारा जाएगा ताकि क्षतिग्रस्त मार्ग पर ज्यादा दबाव नहीं पड़े। और व्यवस्था के लिए शहर के दोनों तरफ चेक पोस्ट और अस्थायी पार्किंग भी बनाई जाएगी। यात्रा में बद्रीनाथ जी जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहाँ पर अधिकांश सर्वाधिक श्रद्धालु जाते हैं, और रास्ते में जोशीमठ का पड़ाव भी है। और इस बार कुछ इस तरह की भूदशाओं की घटनाएं हुई कुछ एरिया में, तो इसके लिए हम लोगों ने विशेषकर पुलिस और प्रशासन के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि जोशीमठ में जो वाहनों का दबाव है कम रखा जाए। इसके लिए हमने हेलंग से चढ़ाई के बाद कस्बा क्षेत्र से थोड़ा आगे और मारवाड़ी मोड़ पर जो जब बद्रीनाथ से आते हैं तो वहाँ पर एक चेक पोस्ट नुमा जगह बनाएंगे ताकि एक तरफ से ही गाड़ियाँ गुजरे और अनावश्यक शहर में वाहनों का ज़्यादा दबाव न पड़े। देहरादून नगर निगम का इस साल के वित्तीय वर्ष का अब एक महीना ही बचा है, लेकिन राज्य सरकार के कार्यालय हो या फिर केंद्र सरकार के कार्यालय हो, नगर निगम का करोड़ों रुपए का टैक्स दबाए बैठे हैं, जिसकी वजह से नगर निगम अपना टैक्स वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहा है। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि देहरादून शहर में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्यालयों पर कितना टैक्स बकाया है। रिपोर्ट देखिए। देहरादून के नगर निगम के पास वित्तीय वर्ष का एक महीना भी नहीं बचा, मगर अभी तक टैक्स वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। पुलिस, अस्पताल, नाबार्ड सहित सरकारी और निजी विभागों पर हाउस टैक्स के रूप में नगर निगम का 97 करोड़ रुपए बकाया है, जिसके लिए अब नगर निगम ने बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजकर 31 मार्च से पहले भवन टैक्स जमा करने को कहा है। इसमें सबसे ऊपर देहरादून के एसएसपी कार्यालय का नाम है। नगर निगम की ओर से एसएसपी को शहर के सभी पुलिस कार्यालय, थाने, चौकी और पुलिस लाइन के भवन को 1 करोड़ 59 लाख रुपए का नोटिस भेजा है। इसके अलावा और कितने सरकारी कार्यालय हैं जिनका भवन टैक्स बकाया है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। नाबार्ड सहस्त्रधारा रोड कार्यालय का 1 करोड़ 30 लाख 78,866 रुपए है। दून अस्पताल का 1 करोड़ 10 लाख 825 रुपए है। एसएसपी एसडीआरएफ नरदेव शास्त्री मार्ग का 8 करोड़ 24 लाख 58,520 रुपए है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का 3 करोड़ 94 लाख 6,094 रुपए है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का 3 करोड़ 12 लाख 6,095 रुपए है। बीपीओ आईटी पार्क का 2 करोड़ 77 लाख 7,800 रुपए बकाया है। महिला अस्पताल का 1 करोड़ 13 लाख 6,872 रुपए बकाया है। वहीं ब्रिडकुल का 1 लाख 6,700 रुपए बकाया है। एमएस प्रोफेशनल आईटी पार्क का 2 करोड़ 53 लाख 6,858 रुपए बकाया है। यूको बैंक आईटी पार्क का 2 करोड़ 92 लाख 280 रुपए बकाया है। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का 2 करोड़ 41 लाख 5,248 रुपए बकाया है। रीगल इन्फॉर्मेशन आईटी पार्क का 1 करोड़ 70 लाख 8,585 रुपए बकाया है। वहीं कोलागढ़ सब स्टेशन का 1 करोड़ 54 लाख 7,956 रुपए बकाया है। पर्यटन निदेशालय उत्तराखंड विकास परिषद का 6 लाख 9,602 रुपए बकाया है। LIC ऑफ इंडिया का 1 करोड़ 25 लाख 7,257 रुपए बकाया है। इसके साथ ही कौशल विकास सेवा योजना विभाग का 1 करोड़ 12 लाख 8,974 रुपए बकाया है।
इसके साथ ही सरकार के 47 कार्यालयों का 97 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं अगर हम बात करें केंद्र सरकार के संस्थान की, तो जनरल पोस्ट ऑफिस, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे चौक, मुख्य आयकर आयुक्त और IIRS भवन का भी बकाया है। नगर निगम में अभी तक करीब 36 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स जमा हो चुका है, मगर नगर निगम ने इस बार का वित्तीय वर्ष का जो लक्ष्य था वो 50 करोड़ रुपए का रखा था और नगर निगम ने अब सभी कार्यालयों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। हमने लगभग 50 करोड़ के आसपास का टारगेट इस वर्ष के लिए रखा है, जिसमें हमारा करीब 37-38 करोड़ के आसपास टैक्स जमा हो चुका है और जो टॉप डिफॉल्टर्स हैं उसकी लिस्ट हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखी है। काफ़ी सारे सरकारी विभाग भी हैं जो इस डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में हैं, उन सबको हम लोगों ने नोटिस प्रेषित कर दिए हैं। 2016 में सरकार के द्वारा सेल्फ असेसमेंट की नीति लेके आई गई थी, जिसमें सभी का स्वयं का दायित्व था कि वो अपना सेल्फ असेसमेंट करवाएं। कई सारे सरकारी विभाग ऐसे भी हैं जो सरकारी नीति का पालन ना करते हुए अपना सेल्फ असेसमेंट नहीं करवाए हैं, जिस कारण से उनका टैक्स लगना शुरू नहीं हुआ है। परंतु लगना शुरू होगा तो तत्समय से ही पूरा पीछे तक का टैक्स मिला के लगेगा। सरकारी कार्यालय नगर निगम को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। अगर जनपद के सरकारी कार्यालय अपना टैक्स नगर निगम में जमा करते हैं तो नगर निगम के राजस्व में काफी अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बाघों की गणना का कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही इसका रिजल्ट सामने आने वाला है। आपको बता दें कि रामनगर के कॉर्बेट जिम नेशनल पार्क में एक बार फिर से बाघों के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस बारे में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक समीर सिन्हा ने बताया कि कॉर्बेट पार्क में एक बार फिर से बाघों की संख्या बढ़ सकती है। इस वक्त नेशनल पार्क में 250 से ज्यादा बाघ मौजूद हैं। अगर बाघों की संख्या बढ़ती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी और कॉर्बेट नेशनल पार्क के अधिकारियों के लिए एक चुनौती भी। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में बाघों की क्या स्थिति है। उसके ऊपर जो भी प्रमाणिक जानकारी निकल के आएगी उसके आधार पर ही आगे कोई निर्णय ले पाएंगे। देखिए, कुछ समय से जो हम बाघों की लगातार संख्या बढ़ रही है उसका एक अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद जो इस बार भी ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि बाघों की संख्या बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इसको लेके एक चीज़ तो ये साफ़ है कि यहाँ पर जंगल हमारा हेल्दी है और हमारा सुरक्षा तंत्र भी ठीक है। लगातार बाघ बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे कई चुनौतियां खड़ी होने वाली निकट भविष्य में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम में राज्य का नाम रोशन कर शालिनी राणा और ऋषभ रावत लौटे हैं। बता दें कि पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के ऋषभ ने राष्ट्रीय खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम में स्नो स्कीइंग और स्नो शू में 800 मीटर में गोल्ड, 1500 मीटर में सिल्वर और 10 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल, 10,000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। वहीं शालिनी ने 400 और 800 और 10,000 मीटर में उत्तराखंड के लिए तीनों प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहकर सिल्वर मेडल जीता। दोनों खिलाड़ियों के लौटने पर उनका स्वागत किया गया। मेरा खेलो इंडिया में स्नो शू था 10,000 किलोमीटर और स्नो शू फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल में 2 था, एक 400 मीटर, एक 800 मीटर। मेरा तीनों में सिल्वर मेडल पड़ा है आप सबके आशीर्वाद और दुआओं से। स्नो शूज़ खेलो इंडिया विंटर गेम्स में और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये भी स्नो शूज़ का गेम है। मेरा 800 मीटर में सिल्वर मेडल है खेलो इंडिया में। नेशनल में मेरा 12 किलोमीटर में गोल्ड है और नेशनल में ही मेरा 800 में ब्रॉन्ज मेडल है। एसटीएफ ने सरकारी नौकरी में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। भारतीय युवा खेल परिषद के नाम से वेबसाइट चलाकर बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा कर रहे तीनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बता दें कि आरोपी देश भर में युवकों को पीटी मास्टर, रेलवे विभाग, इनकम टैक्स विभाग में भर्ती कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का काम करते थे। पुलिस ने खुलासे में बताया कि गिरोह के सदस्यों के बैंक अकाउंट से पिछले 6 महीने में करीब 55 लाख रुपए का लेन देन हुआ। देखिए, एसटीएफ की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा बेरोजगार युवकों को नौकरी का लालच देकर उनसे पैसे ठगे जा रहे हैं। इस संबंध में जब जानकारी की गई तो पता चला कि एक भारतीय युवा खेल परिषद करके एक संस्था इन लोगों ने बनाई हुई है और उसकी प्रॉपर एक वेबसाइट भी बनी हुई है, जिसके माध्यम से ये देश के कोने कोने में बैठे हुए बेरोजगार युवकों से संपर्क करते थे और उनको नौकरी दिलाने का झांसा देते थे।
उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर थाना पुलिस ने 1 करोड़ 85 लाख की ठगी करने वाले मुख्य सरगना नाइजीरियन मूल के विदेशी नागरिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया। एसटीएफ की टीम ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, सिम कार्ड, पेन ड्राइव, पासपोर्ट, वीजा की कॉपी बरामद की है। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी ने रानीखेत निवासी एक व्यक्ति को ठगी का शिकार बनाया था। आरोपी पहले भी दिल्ली में विदेशी अधिनियम में गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल में रह चुका है और उसने अभी तक कई लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया है। देखिए, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो हमारा कुमाऊं में है, उसमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो शिकायत करता है इसमें सुरेश चंद्र आर्या, इनके साथ में पिछले 4-5 साल में लोगों ने विभिन्न माध्यमों से संपर्क करके 1 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी की थी। तो इस संबंध में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कुमाऊं में मुकदमा दर्ज करा गया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई थी। उसी क्रम में एक नाइजीरियन मूल के व्यक्ति को तुगलकाबाद दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम ओबी फिलिप है और यही मास्टरमाइंड था। ये अलग अलग लगभग 29 से 30 जीमेल आईडी संचालित कर रहा था। हरिद्वार पुलिस ने एक्सटॉर्शन मामले में खुलासा किया है। बता दें कि हरिद्वार जेल में बंद सुनील राठी ने फोन कर एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी के नाम पर सेटलमेंट करने के लिए कहा। पुलिस को इस मामले की जानकारी पीड़ित द्वारा दी गई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। टीम बनाकर आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि अब जेल में बंद सुनील राठी से भी हकीकत को जाना जाएगा। 13 फरवरी को जो है इसमें वादी रविकांत है, उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी थाने पर कि उनका एक विवाद चल रहा है मुजफ्फरनगर के व्यक्ति से और इसमें जो है सुनील राठी ने उनको फ़ोन के द्वारा और उसमें अन्य लोग जो सुशील गुजर मिरकपुर सहारनपुर का रहने वाला और अन्य लोगों ने उनसे उस प्लॉट के एवज को मामला सेटल करने के लिए धमकी दी है। साथ ही साथ 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, जिस पर मुकदमा एक्सटॉर्शन में दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद साक्ष्यों की तलाश में पुलिस लगातार, जो हमारी सीआईयू और एसओजी टीम है और सिडकुल थाना पुलिस है, इन्होंने सारे एविडेंस को कलेक्ट किया चुकी। उसके बाद जो है कल देर रात जो है सुशील गुजर, जो पूर्व से इस पर हत्या और काफी सारे मामले दर्ज हैं, गैंगस्टर के मामले दर्ज हैं, उसकी गिरफ्तारी की गई है। रुड़की में 3 मार्च की शाम को भरे बाजार में एक युवक को गोली मारने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश का मामला सामने आया। शाम के टाइम पे किसी लोकल व्यक्ति द्वारा कोतवाल साहब को फ़ोन करके अवगत कराए गए थे कि ऐसे एक फायरिंग इंसिडेंट उनके बाजार क्षेत्र में हुआ है, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष महोदय वहां पहुंचे और जब घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो उनको पता चला कि एक फायरिंग हुई है वहां पे, जिसमें घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया। क्योंकि इसमें मृत्यु नहीं हुई थी, व्यक्ति सिर्फ घायल हुआ था, अन्य चोट भी उसके वाइटल ऑर्गन पर नहीं थी, उसका वो उपचाराधीन है, अभी उसका इलाज चल रहा है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के रेलवे बाजार में गद्दे और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग और पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पर आग में काबू पाया। आग पर काबू पाने के बाद बता दें कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी। रेलवे बाजार हल्द्वानी का ये मामला है। 11 बजे के लगभग ये सूचना मिली कि एक दुकान जिसमें कि गद्दे हैं, ये गद्दों की दुकान थी, वहाँ पे आग लग गई है और बड़ी तेजी से आग फैली, क्योंकि इसमें गद्दे रखे हुए तो फोम के गद्दे थे। वहीं रुड़की में लापता युवती को जल्द तलाशने के लिए ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव किया। बता दें कि युवती 28 फरवरी से लापता है। 6 दिन बीत जाने के बाद भी युवती का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया। युवती के साथ ही क्षेत्र का एक युवक भी गायब है। पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जल्द ही युवती को तलाश कर लिया जाएगा। मामला यह है कि 28 तारीख में हमारी लड़की अंधेरा गांव से लापता हुई, अपहरण हुआ, जिसमें लड़का का भी नाम खोल दिया गया। 4 दिन से हम कोतवाली के अपने चक्कर काट रहे थे, हमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा था, अन्नापूर्ति और नहीं। आज इंस्पेक्टर साहब ने, महेश जोशी जी ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी लड़की को बरामद जल्दी से जल्दी मैं करूँगा। 2 घंटे भी लग सकते हैं, कल तक का भी टाइम उन्होंने हमें दिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धाम में दिख रहे एक्टिव, मगर मंत्रियों की दूरी, अधिकारियों की हिला हवाली पर मुख्यमंत्री की नजर। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज, जोशीमठ हाईवे पर दरारें एक चुनौती, मगर पुलिस प्रशासन ने बनाया नया प्लान। क्षतिग्रस्त मार्ग पर कम दबाव के लिए हेलिंग से गुजरेंगे वाहन।
देहरादून नगर निगम अभी भी टैक्स वसूली के लक्ष्य से पीछे, सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों का बकाया बाकी। निगम ने भेजे नोटिस, 31 मार्च तक का दिया समय। और उत्तराखंड एसटीएफ ने किया सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 3 आरोपी पुलिस हिरासत में, फर्जी वेबसाइट चलाकर बेरोजगार युवाओं को बना रहे थे शिकार।